तो हेलो एवरीवन। आज है हमारे साथ वेरी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर सुबाली एंड डॉक्टर प्रतीक। सो दे विल इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। तो सबसे पहले डॉक्टर सुबाली। Hello everyone, I'm Dr. Shivani and I've studied from Astana Medical University, Kazakhstan और मैंने यहाँ पे आके डॉक्टर भगवान क्लासेस ज्वाइन करी थी। Hello everyone, myself Dr. Pratik Chaudhary and I graduated from Russia July 2024 and I cleared my FMG January 2025 in my first attempt. चलो, सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है कि तुमने प्रॉपर एफएमजी की तैयारी कहाँ से शुरू करी, कि तुमने यहीं आके शुरू करा या फिर कॉलेज टाइम में कुछ बच्चे शुरू कर देते हैं, तो कॉलेज में करी किस ईयर से, वो थोड़ा बताओ। हाँ, तो बेसिकली मैंने अपनी प्रिपरेशन फिफ्थ ईयर से स्टार्ट करी। पहले मैंने मेजर सब्जेक्ट्स कंप्लीट करी थे। एक्चुअली मैंने प्री प्लेटर से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करी। फिर उसके बाद में जब मैं लास्ट ईयर में आया तो मेरे जो थोड़े बहुत माइनर सब्जेक्ट्स थे मैंने उनको कवर अप किया था। बस मेरा मेन सोर्स प्री प्लेटर ही था। तो प्रेप लेटर पूरा खत्म कर लिया था आने से पहले? नहीं, पूरा खत्म नहीं कर पाया था, लेकिन हाँ मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट मैंने खत्म कर लिए थे। अप्रोक्स 15 से 16 सब्जेक्ट्स मेरे खत्म हो गए। और क्वेश्चन वगैरह? क्वेश्चन मैंने वहीं से ही किए थे, कुछ टेलीग्राम से किए थे और पीवाई की उसके रिकॉल वगैरह मैं यूट्यूब से देखता था। तो मैंने अपनी एफएमजी प्रिपरेशन फोर्थ ईयर में शुरू करी थी, फोर्थ ईयर की स्टार्टिंग में। और मैंने पूरी पूरी कोशिश करी कि मैं एक बार वहां पे ही रिवीजन कर सकूं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया था। तो फिर मैंने अपने मेजर सब्जेक्ट्स पहले कंप्लीट किए थे, फिर माइनर सब्जेक्ट्स किए बायोकेम वगैरह। फिर मैंने यहाँ पे आके भगवान क्लासेस ज्वाइन करी, फिर मैंने अपनी प्रॉपर सीरियस प्रिपरेशन शुरू करी। इन लोगों ने डॉक्टर भगवान क्लासेस ज्वाइन करी थी, तो क्या रीजन था आपने डॉक्टर भगवान क्लासेस ज्वाइन करी? एक्चुअली भगवान क्लासेस ज्वाइन करने का रीजन ये था कि जो हम पढ़ करके लास्ट में एक क्रिस्प मटेरियल निकालते हैं वो हमको ऑलरेडी मिल रहा था वहां। तो एक क्रिस्प कंसाइज मटेरियल जो कोई मुझे अपनी मदर टंग में पढ़ा सके, लाइक मैं खुद से इनिशिएट नहीं कर पाता पढ़ना, तो अगर मुझे कोई पढ़ा देगा तो मैं पढ़ लूंगा, मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। अगर तो वहां पर बस वही था कि सर अपनी मदर टंग में पढ़ा देते थे तो अच्छा सा समझ में आ जाता था। बस टाइम देना हमारा काम था, तो वो हम पूरा देते थे। तो काफी सही एक्सपीरियंस था वहां पर। नोट्स बहुत शॉर्ट थे और क्रिस्प थे। मैंने भगवान क्लासेस इसलिए ज्वाइन करी, एक तो हमारे सीनियर्स ने हमें रिकमेंड किया था भगवान क्लासेस और वहाँ पे सीनियर्स ने अच्छा रिजल्ट भी लाया, तो एक तो ये रीजन था। दूसरा रीजन ये था कि शॉर्ट नोट्स प्लस बेस्ट आई गेस सर ने हमें एक तो गाइडेंस बहुत अच्छी दी कि बेटा तुम्हें इतना इतना ही पढ़ना है और इतने ही क्वेश्चंस, ऐसे ही क्वेश्चंस इसी नोट में से हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि हमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता था जब सर ऐसा बोलते थे कि तुम टेंशन मत लो, इतना ही पढ़ना है और इतना ही आएगा। इससे ज्यादा तुम्हें पढ़ना ही नहीं है, ना बाहर का ना कहीं और का। जितना तुमने पढ़ा है वो अच्छी बात है कि तुम्हारे लिए वो नॉलेजेबल है, तुम्हें टर्म्स पता है, लेकिन यहाँ पे आके थोड़ा और वो कंसेप्ट क्लियर हो गया जब सर ने पढ़ाया। जैसे कि हम एफएमजी की प्रिपरेशन करते हैं तो हमारा डेली का कुछ शेड्यूल होता है ना? सोने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, कोचिंग का। तो तुम्हारा क्या शेड्यूल था और किस किस टाइम तुम क्या क्या चीजें करते थे, वो पूरा पूरा डिटेल में बताइए एक बार। एक्चुअली मेरा टाइम टेबल ये था कि सुबह का तो मैं कोशिश करता था कि 7 बजे अगर नींद खुल जाए तो मच बेटर है, क्योंकि 9 बजे से क्लास होती थी तो 1 घंटा पहले वहां पे सीट के लिए आना ही पड़ता था। मैं ऑफलाइन से था तो वहाँ पे सीट की बहुत ज्यादा मारा मारी रहती थी। फिर आकर के अपना जो कुछ भी है रिवाइज तो देखो वहाँ हो नहीं पाता था क्योंकि काफी सारे लोग होते थे, बात बात करते थे। तो बट हाँ, पीवाई क्यू देख लो, क्वेश्चंस कर लो, अगर जो सर पढ़ाने वाले उस टॉपिक को देख लो। फिर क्लास खत्म हो जाने के बाद अपना खाना वाना खाया, उसके बाद में फिर जो सुबह का क्लास में पढ़ाया है उसको पूरा पढ़ लेना शाम तक 5 बजे तक, जब तक दूसरी क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है। फिर उसके बाद में 5 से 8 या 9 बजे तक दूसरी क्लास चलती थी। उसके बाद में जो रात का टाइम मिलता था वो हम उसको देते थे और सुबह का भी रिवाइज कर लेते थे उससे। बट हाँ, ये है कि पर डे का ये टाइम टेबल रहता था हमारा मोस्टली, लेकिन कईयों बार फ्लक्चुएट भी हो जाता था, कईयों बार फॉलो नहीं हो पाता था, कईयों बार फॉलो बहुत अच्छे से हो पाता था। बट एग्जाम के टाइम आते आते हमने इसको टाइम जो सेल्फ आवर स्टडीज थे उसको बढ़ा लिया था काफी। ये था कि मोर फोकस रिवीजन पे भी होना चाहिए, थ्योरी पे भी होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि बस बैठे हैं, चीजें आनी भी चाहिए। तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल डिजाइन करना नहीं पड़ता, हो जाता है वो अपने आप ही। क्योंकि माइंड पे इतना प्रेशर आ जाता है ना, सर बताते रहते कि आपको ये करना है वो करना है, तो सर के अगर हिसाब से चलते हैं तो आई थिंक चीजें बेटर होती जाती हैं। और फिर तुमको भी टेंशन रहती है कि भाई मैं टेस्ट में ये चीज कर रहा हूँ और मेरी पढ़ने के बावजूद भी सही नहीं हो रही है। तो एनी हाउ मतलब कोप अप कर ही लेते हैं पढ़ करके, क्या मुझे इस चीज को इतना टाइम देना है, इस चीज को इतना टाइम देना है। कोई वीकर सब्जेक्ट उसको बार बार उठा करके देख, मतलब इसी हिसाब से अपना टाइम टेबल मैनेज में करता था। मैंने अपना शेड्यूल स्टार्टिंग में तो ऐसा रखा था कि सर स्टार्टिंग में थोड़ी कम कम टॉपिक्स पढ़ाते थे, तो उतना ही पढ़ के हम लोग उतने ही क्वेश्चंस करते थे, चाहे वो कोई मतलब कोई भी प्री पीजी कोई भी ऐप हो, प्रेप लैटर में हो, उस हिसाब से क्वेश्चंस करते थे। या फिर हम लोग एक दूसरे से क्वेश्चन आंसरिंग कर लेते थे, तो उससे टॉपिक क्लियर हो जाता। फिर धीरे धीरे जब सर ने मॉर्निंग और इवनिंग क्लास दोनों रखनी शुरू कर दी,
तो उसके बाद सुबह तो हमें ये होता था कि फिर टाइम से पहले उठ जाते थे, 5 बजे या फिर 6 बजे, डिपेंड्स कि हम लोग रात को कितने बजे सो रहे हैं। फिर हम लोग उठ के पढ़ते थे, भले ही लाइब्रेरी में पढ़ने जाओ या फिर हम लोग रूम में बैठ के पढ़ते थे। जितना जो अगर हम लोग रात को कवर कर रहे हैं तो सर ने इवनिंग क्लास में पढ़ाया है, वो रात को ही पढ़ के सोना है और क्वेश्चंस करने हैं। और सुबह उठ के जो सर ने पढ़ाया है, जो सुबह या फिर सुबह का जो टॉपिक होगा हम वो पढ़ते थे। फिर धीरे धीरे शेड्यूल ऐसा हुआ कि सर कभी कभी लंबी क्लास भी खींच देते हैं, तो लंच करने के बाद हम लोग लाइब्रेरी जाके मॉर्निंग का टॉपिक कवर करना है और क्वेश्चंस करने हैं। फिर इवनिंग में जैसी क्लास खत्म होती थी डिनर करना है। अगर नींद आ रही है तो सो जाना है, वरना फिर हमें उस दिन इवनिंग का टॉपिक्स और क्वेश्चंस करने हैं। अगला क्वेश्चन है कि बहुत सी चीजें हमें रटनी पड़ती है, तो सिंपल तुम कैसे रटते थे चीजों को? क्योंकि बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो चीजों को कैसे रटना चाहिए? देखो, चीजों को रटने का सबसे अच्छा तरीका मेरे पास एक्चुअली मैं मानता हूँ कि मेरे पास रहता था चीजों को रटने का। एक तो ये है कि छोटी छोटी ट्रिक्स बना लो। अगर तुम्हें ट्रिक के हिसाब से भी याद नहीं हो रहा है तो एक छोटे से पेज में लिख करके उसको अपनी पॉकेट में रख लो, और बार बार जब भी तुम्हें टाइम मिले उसको देखते रहो। एक तो ये तरीका है। दूसरा, अगर तुम्हें कोई भी टॉपिक याद नहीं हो रहा है तो उसका पिक्चर क्लिक करके अपने फोन में रख लो, तो जब भी तुम्हें टाइम मिल रहा है तो उसको बार बार उसको पढ़ते रहो। तो एक तो चीज है, तुमको अगर चीजें याद भी नहीं है मुंह जुबानी, तो तुमको क्वेश्चन में दिखेगी, वो रिकॉल होगी, वो कहीं ना कहीं तुमको एक फोटोग्राफिक मेमोरी के तौर पर याद आ जाएगा वो चीज का, हाँ ये राइट में लिखी थी, ऊपर लिखी थी, नीचे लिखी थी। तो एक तो ये तरीका है। और दूसरा, मैं कहानियों के तौर पर कि अच्छा मैं किसी को अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं इसको कैसे याद करवाऊंगा सामने वाले को, तो मैं ये सोच करके याद करता था, तो मुझे चीजें बहुत ज्यादा जल्दी याद हो। तो रटने का तो एक यही फॉर्मूला जो काम आता है मेरे, वो यही है। मैंने एक्चुअली पता है मेरा रटने का तरीका क्या था कि ना मैं खुद से पढ़ के जब अगर याद करने की कोशिश करूँ तो मैं थोड़ा स्लो याद करना, तो मैं मोस्टली ट्राई करती थी कि जो सर बोल रहे हैं कि वो मैं ध्यान से सुनूं और फिर मुझे वो क्लास में याद हो जाए मोस्टली। तो पर हाँ, ऐसी चीजें काफी थी, जैसे मुझे कुछ सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती थी कि मुझे ये याद नहीं हो रहा या फिर ये याद नहीं रहता, तो मैं कभी कभार इन लोगों के पास चली थी। कभी दीक्षा में समझाती थी, कभी शिव समझाता था, प्रतीक ने तो बहुत निमोनिक्स बताया मुझे पढ़ने के लिए, स्पेशली तो ऑप्थेल्मोलॉजी में मुझे याद नहीं रहती थी चीजें। तो वो ट्रिक्स और दूसरे समझना भी एक तरीका है रटने का। तो एक तो वो चीज थी, और दूसरा ये था कि हम लोग बहुत ज्यादा अगर ओरली क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे ना, या फिर सर कभी भी उठ के पूछ लेते हैं, तो एक वो डर जो होता है ना, वो भी एक, मुझे ऐसा लगता है कि वो रटने का एक तरीका था हमारे लिए कि रटी होनी चाहिए, वो टिप्स भी होनी चाहिए चीजें याद करने के लिए। तुमने सबसे ज्यादा टाइम किस चीज पे लगाया? थ्योरी पे लगाया कि क्वेश्चन प्रैक्टिस पे लगाया? अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है उसको ज्यादा फोकस किस पे रखना चाहिए, किस हिसाब से थ्योरी और क्वेश्चन में क्या बैलेंस होना चाहिए वो बताओ। देखो, मेरा मानना ये है कि तुम क्वेश्चन पर जब तक शिफ्ट नहीं हो सकती जब तक तुम्हारी थ्योरी क्लियर नहीं। तो अब थ्योरी क्लियर करने का समय डिसाइड करना, आई थिंक ये कोई समझदारी का खेल नहीं। जब तक तुम्हारे मन में ये नहीं आ रहा कि भाई मेरे को ये चीज मेरे दोस्त को 2 घंटे में क्लियर हो गई, कोई बात नहीं। अगर तुमको 5 घंटे में क्लियर हो रही है, तुम 5 घंटे दे करके फिर क्वेश्चन करो, क्योंकि एट लास्ट तुमको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है एग्जाम में जाके, थ्योरी किसी को सुनानी नहीं है। तो वो चीज तुम 1 घंटे में कर लो या 5 घंटे में करो, बट तुम्हारी थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए। देन यू जंप टू दी क्वेश्चंस। अगर तुम पहले क्वेश्चन करोगे फिर थ्योरी करोगे, वो एक डिप्रेसिंग माहौल क्रिएट हो जाएगा। तो आई थिंक दोनों को बैलेंस बना करके पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, देन आफ्टर दैट यू शुड जंप टू दी क्वेश्चंस। आई टोटली अग्री प्रतीक से कि हमें पहले थ्योरी क्लियर होनी चाहिए, कंसेप्ट क्लियर होंगे तो ही क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में ऐसी कुछ कुछ हिंट्स होती है जो हमें थ्योरी ही बता सकती है कि अच्छा इस टॉपिक में ये वर्ड था जो इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसका आंसर यही होगा। तो एक तो वो चीज है, थ्योरी पहले क्लियर होनी चाहिए। और अगर ये कंपेयर किया जाए कि थ्योरी ज्यादा फोकस करे कि क्वेश्चंस पे, तो आई गेस क्वेश्चंस पे। मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितने ज्यादा क्वेश्चंस हम कर पाएंगे, उससे हमें प्रैक्टिस भी होगी कि टाइम मैनेजमेंट की, और कंसेप्ट अपने आप क्लियर हो ही जाएंगे फिर धीरे धीरे। अब देखो, किसी को अगर सिर्फ थ्योरी अच्छे से याद है, बहुत चांसेस है, मैंने बहुत बच्चे देखे उनसे क्वेश्चन नहीं निकलते हैं। ठीक है, उनने वो थ्योरी पढ़ रखी है बट क्वेश्चन हम्म। नहीं कर पाएंगे वो सोल्व। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो हमें पता लगता है कि हाँ, इससे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस। एक्चुअली उसमें हम्म। पॉइंट होता है कि तुम्हें चीजें याद तो है बट तुम अप्लाई नहीं कर पा रहे, वो हाँ, चीजें क्वेश्चन करने से ही आती है। हाँ। कई लोगों को ब्लाइंडली चीजें याद होती हैं कि इसके बाद में ये चीज है, बट उस चीज को अप्लाई कब करेगी? ये क्वेश्चन आया, मुझे वो चीज रिकॉल करनी है, वो चीज तो क्वेश्चन करके ही आएगी अपनी। तुमने कितने जीटी लगाए और उसमें क्या क्या स्कोर थे तुम्हारे? मैंने जीडी तो काफी सारे लगाए थे। जब मैं ग्रेजुएट नहीं हुआ था कॉलेज के टाइम पे भी काफी सारे लगाए थे, बट अगर गौतम नगर का मैं बताऊं तो मैंने गौतम नगर में लगाए थे पूरे टोटल 8 जीटी, जिसमें से कि सबसे पहला जो जीटी था वो मेरा रिकॉल वाला था। वो एक्चुअली मैंने खुद से ही दिया था जान करके कि इससे कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हो जाएगा, इसमें अच्छे नंबर आएंगे,
क्योंकि PYQ बेस्ड था तो काफी सारे क्वेश्चन जो है आंखों के सामने से पहले से ही पड़े हुए थे। तो उसमें मेरे 170 स्कोर हुए थे और हाईएस्ट मेरा 192 गया था। और एवरेज की बात करें तो अराउंड 160 170 मेरा एवरेज था। और 8 GT में से एक GT में सबसे लोएस्ट गया था 142, जो कि सबसे बेकार स्कोर था मेरा। बस यही था कि हाँ, GT मैंने फिर उसके बाद सर ने मना कर दिया था, तो मैंने आगे सोचा नहीं ऑफर देने का, क्योंकि फिर एग्जाम बहुत करीब था तो बहुत डिप्रेसिंग माइंड हो जाता अगर ऊपर नीचे भी हो जाता नंबर तो। तो मेरा फर्स्ट जीटी था वो मेरा गौतम नगर में था, जब सर ने शुरू किया था ना ये जीटी वाला प्रोग्राम, हम बोल सकते हैं कि अब तो मैं हर संडे जीटी देना है। तो मैंने जब फर्स्ट जीटी दिया था तो मेरे को ऐसा लगा कि इन लोगों ने तो आगे का किया हुआ है, जैसे जैसे विपिन है, विपिन पटेल, उसने हमें बोला, उसने और दीक्षा ने डिसाइड किया कि हम ये जो लास्ट अभी करंट जीटी आया हम ये वाला जीटी देंगे। तो मेरे को लगा कि हो सकता है यार मेरे लिए टफ हो। तो मैंने ना पुराना कोई जीटी देखा, तो पता नहीं कौन सा जीटी था भाई, उसमें इतने टफ क्वेश्चंस, इतने टफ क्वेश्चंस। उसमें मेरे कुछ आए थे 160। तो सबने मुझे बोला कि ठीक है यार, पहले जीटी के हिसाब से तो ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा था कि यार मुझे एक भी ऐसा ऐसा कोई ढंग का क्वेश्चन दिखा ही नहीं कि सर के नोट्स में से। तो मुझे लगा यार कि पता नहीं क्या ही हो गया। उसके बाद मैंने टोटल जीटी जितने सर ने जहां तक बोले थे ना कि इस संडे तक तुम्हें देने हैं, मैंने तब तक जीटी दिए। उसके बाद हाँ स्कोरिंग ठीक हुआ, फिर मैंने बीच में इन बिटवीन मतलब वीक में मैंने TY की वाली जीटी दिए, तो उसमें स्कोर अच्छा आया था, 190 180 ऐसे स्कोर आता था। लेकिन जो मैं हर संडे देती थी ना उसमें मेरा स्कोर 180 190 लास्ट के दो जीटी में गया था। जीटी वैसे सब देते हैं, बट जीटी रिव्यू, तुम रिव्यू करते थे, और करते थे तो कैसे करते थे? देखो, मेरा रिव्यू करने का तरीका थोड़ा अलग रहता था कि कई क्वेश्चंस तो मेरा सोचने का थोड़ा तरीका अलग था कि अपनी जो लड़ाई है वो सिर्फ 200 क्वेश्चंस के बीच में है। अब जो 100 क्वेश्चन है उस पर मेहनत करने से, टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। तो वो 100 क्वेश्चंस तो जो मुझे पढ़ के भी नहीं आ रहे हैं, वो मुझे पता है कि मुझे नहीं आएंगे और मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, बहुत अटपटे क्वेश्चन है, उसको तो मैं लीक से ही हटा देता था। फिर आते हैं 200 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन जो मैंने पढ़ रखे हैं और उसमें मेरा सही होने का स्कोप है, तो मैं उनके स्क्रीनशॉट रख लेता था, जिस टॉपिक से उस टॉपिक को गो थ्रू करता था। तो ये मेरे लिए थोड़ा शॉर्ट पड़ जाता था। फिर उसके बाद में जो मैं स्क्रीनशॉट रखता था उनको मैं बार बार देखता था कि अगर मेरे सामने ये मॉडिफाई होकर के आएगा क्वेश्चन तो इसमें और क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, वो टॉपिक पढ़ने से मुझे बार बार क्लियर हो जाती। और मैं कस्टम मॉड्यूल इतने ज्यादा लगा लेता था, दिन के एटलीस्ट 100 to 150 क्वेश्चन में दिन के पर डे लगाता ही था, नहीं हो मतलब 25-25 के 5 या 6 सेट लगा लेता, जब भी टाइम मिलता था 25 का एक मॉड्यूल सेट किया, लगा दिया। और मैं क्वेश्चन बहुत जल्दी लगाता था, मतलब कई लोगों की आदत होती है ना कि सॉल्व किया उसको देख रहे हैं बार बार, मैं ऐसे नहीं लगाया, जितना सही हुआ, गलत हुआ जाने दो, नेक्स्ट फिर से। तो मेरे ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मेरे बहुत ज्यादा निकल जाते, क्योंकि मैटर करता है कि तुम्हारी आंखों के सामने से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन निकल गया उस टॉपिक का, है ना, रेदर देन एक क्वेश्चन को घूरना। मैंने जीटी रिव्यू ऐसे करे हैं कि जैसे मैंने जीटी दिया उसके बाद तो सर की क्लास होती थी तो हम उसमें कुछ कर नहीं पाते थे। उसके बाद हम लोग शाम को जाके मैं जीटी रिव्यू करती थी। तो जो क्वेश्चन मेरे मैं ही देखती थी कि मेरे उसमें सब्जेक्ट वाइज आता है ना कि तुमने इस सब्जेक्ट में इतना स्कोर किया है, तुम्हारे वीकेस्ट सब्जेक्ट क्या है। तो मैं सबसे पहले देखती थी, अरे ये मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट है जिसमें मैंने सबसे ज्यादा मेहनत के लिए वो मेरे वीक सब्जेक्ट आया है। तो मैं ऐसे देखती थी, उसको बोलते हैं ना फिल्टर वाइज कि तुमने कैसे कैसे स्कोर किया है। तो मैं वैसे जीटी रिव्यू करती थी और जो क्वेश्चन गलत होते थे वो मैं जाके सर से पूछती थी। तो मैं ऐसे जीटी जीटी रिव्यू करती थी। और रही बात इसमें कस्टम मॉड्यूल्स की, तो उसमें काफी क्वेश्चन जीटी के भी आते थे। गौतम नगर में तुम दोनों ऑफलाइन रहे, तो तुम्हारे दोस्तों का क्या योगदान था तुम्हारी प्रिपरेशन में? इसका दोस्तों आंसर का तो पहले मैं ही दूंगी। देखो हम जितने दोस्त थे ना मतलब ऑलमोस्ट हम पूरी क्लास को ही जानते थे ऑलमोस्ट, मतलब जैसे मेरी रो से शुरू करो तो ऑलमोस्ट मेरी फ्रेंड की रो थी ना, उससे लेके ऑलमोस्ट आधी क्लास तक तो मैं जानती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट हमारी कोचिंग के तो थे ही बच्चे, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा अगर बगल बैठ के तो बातचीत हो ही जाती है, तो हम ऐसे सब लोग जानते थे। तो हमने सबकी जर्नी देखी है कि कौन किस स्टेज में कितना डाउनफॉल हुआ, किसका कौन सबसे ज्यादा अच्छा कर रहा था, उसमें हमने सारे स्टेजेस देखे हैं बच्चों के। तो आई गेस उस पीरियड में, उन 6 महीने के पीरियड में हर किसी का अपना अपना योगदान, हर किसी ने हर किसी को संभाला भी है और हर किसी ने हर किसी का सपोर्ट भी बहुत अच्छा किया है। आई गेस जिससे कभी कभी कम उम्मीद होती है वो ज्यादा सपोर्ट कर देता है, जिसको हम बता नहीं सकते उसे हम शेयर भी कर देते हैं। तो आई गेस वो ज्यादा एक बहुत अच्छा मेमोरी मेमोरी है। आई गेस आफ्टर 10th मुझे कोई ऐसा माहौल मिला था कि मैं हर किसी से बात कर सकती हूँ, अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकती हूँ। हाँ, ये था कि मैं जब भी लो फील करता था ना तो मेरे आसपास इतने सारे अच्छे लोग थे ना कि माइंड कभी भी है ना नेगेटिव थॉट की तरफ तो जाता ही नहीं था। मतलब बस तुम क्लास में बैठे हो और तुम्हारे आसपास ग्रुप में से कोई भी एक बंदा है, उसको जा करके बोल दो, वो तुम्हें सुबह से शाम तक इतना क्यूरेट करेगा ना कि भाई अब सही है, अब कोई दिक्कत तो नहीं है, ला कोई टॉपिक नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूँ,
बता क्या दिक्कत है, कम मार्क्स तो नहीं आए, पढ़ाई अच्छी चल रही नहीं चल रही, क्या टॉपिक वीक है मुझे बता दे, कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो वो शेयर कर दे। तो मतलब इतने अच्छे दोस्त मिले थे ना, और वो भी इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में, ऐसा लगता था जैसे हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। शुभाली है, दीक्षा है ना, शिव है, अरुण भाई थे, स्मित भाई थे, हाँ, काफी सारे लोग थे जिन्होंने सपोर्ट किया। और लास्ट लास्ट डे तो मेरे को अभी भी ध्यान है, जब शुभाली बहुत ज्यादा डिप्रेस थी, 11 तारीख को, उस दिन मैं साइड से बैठ के पढ़ रहा था, शुभाली आई। शुभाली ने पीछे से आकर के मुझे जो है बुला करके बोला कि तेरी पढ़ाई क्या चल रही है, क्या कर रहा है, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैं भी उस टाइम डिप्रेस्ड ही था। वो 11 तारीख वाला जो दिन था ना, बड़ा बेकार सा गुजरा था वो। अगला क्वेश्चन ये है, कोई बच्चा अगर सोच रहा है गौतम नगर आने के लिए, वहां रहने के लिए और ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए, तो क्या चीजें अच्छी रहेगी? मतलब ऑनलाइन में उसे कुछ चीजें नहीं मिलती है ना, ऑफलाइन में वो चीजें अच्छी रहेगी, और क्या क्या बुरी चीजें उसे फेस करनी ही पड़ेगी? नेगेटिव लोग बहुत मिलेंगे, जो मतलब उस टाइम पे जो दिमाग का फेज होता है ना, कि अगर तुमसे कोई थोड़ी सी भी नेगेटिव बात करते हैं ना, तो बहुत इरिटेटिंग लगता है कि तुम्हारे नंबर क्यों नहीं आ रहे, तुम पढ़ भी रहे हो, ये खासकर मेरे संग बहुत होता था कि भाई तू पढ़ता तो बहुत है, नंबर तेरे आ नहीं रहे। तो भाई मैं क्या करूं, मेरे हाथ में थोड़ी, वो चीज तुम्हारे हाथ में नहीं होती। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम, खाना। वहाँ खाना अच्छा नहीं मिलता, और तुमको हाँ पढ़ाई का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिल जाएगा वहाँ पर, दोस्त काफी अच्छे मिल जाएंगे अगर बनाना चाहोगे तो। दोस्त काफी अच्छा एनवायरनमेंट दे देंगे तुमको, बेकार भी लोग हैं है ना, जो तुमको पढ़ाई से छोड़ करके कुछ और ही करवाने ले जाएंगे। सब चीजें वहां पर अवेलेबल है, तुमको माल घूमना, दारू पीनी है, सब वो सब भी अवेलेबल है, और तुमको टॉपेस्ट टू टॉपेस्ट के साथ पढ़ाई करनी है, वो पार्टनर भी अवेलेबल है। तो हर चीज अवेलेबल है वहां पर, वो डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट कि वो करना क्या चाह रहा है वहाँ पर। देखो मेरा गौतम नगर का एक्सपीरियंस मैं स्टार्टिंग में बताती हूँ। जब मैं गौतम नगर में गई थी ना, मुझे ऐसा लगा कि इतनी क्या ही डिप्रेशन का माहौल है। मैंने 2-3 दिन सोचा कि मैं यहाँ रहूं कि मैं नहीं रहूं, पर फिर बात थी कंसिस्टेंसी की। तो घर में तो ऐसा हो नहीं पाता, मतलब मुझसे तो नहीं हो पाता, तो दैट्स व्हाई आई चोज गौतम नगर टू गो ऑफलाइन। फिर ऑफलाइन में पीजी देखो, पीजी की रेट भी वहाँ इतनी ज्यादा हाई है। इन शॉर्ट बार्गेन करके सस्ता पीजी ढूंढो, उसके बाद वहां रहो, और चुपचाप लाइब्रेरी ज्वाइन करो और क्लासेस जाओ। अगर तुम नेगेटिव बातों पे ध्यान दोगे तो नेगेटिव होते जाओगे, डिप्रेसिव होगे। पॉजिटिव लोग ढूंढो, पॉजिटिव मोड में रहो, मंदिर जाओ, पूजा करो, ताकि तुम थोड़े पीस में रहो, दिमाग भी शांत रहे। और हाँ, अगर गौतम नगर जाने का सोच रहा है कोई, तो आई चूज टू गो ऑफलाइन, क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहेगी और कॉन्टिन्यूटी रहेगी बच्चों में। बिल्कुल, मैं भी ये कहूंगा, ऑफलाइन जाओ। ठीक है, नहीं मैं वो तो सार्काज़म समझ डिपेंड गई। करता है ना कि उसको ऑनलाइन ज्यादा समझ में आ रहा है या ऑफलाइन ज्यादा समझ में आ रहा है। अब तुम ऑनलाइन हाँ, पढ़ते, देखो हमसे भी बढ़िया रिजल्ट लेके आए। पर भाई घर का खाना मिल रहा था, ऊपर घर रूम है, शांति का, से बैठे रहो। ऑनलाइन में भाई बहुत डिस्ट्रैक्शन है, बहुत कंफर्ट है। कंफर्ट में बंदा जल्दी ऐसे नीचे डोलता है ना। सही बात। हम्म। मैं तो ऑलरेडी कनेक्टेड था, मैं जाता रहता था, इसलिए मुझे जाता था। एक दिन मैं बैठा हुआ क्लास में, मेरे साइड में ये बैठा था प्रतीक, ठीक है। तो सर ने कुछ ऐसे ही रिवीजन कराते हुए बोला कि ये चीज फार्मा में वहां लिखवा रखी है। आगे के रो, साइड की रो, पीछे की रो, किसी को समझ में नहीं आया, सिर्फ ये एक लौता बंदा था। कह रहा अरे हाँ वहां ये लिखवा रखा है। मैं इसको देख कैसे हो गया भाई, या तो विपिन तू कुछ नहीं पढ़ रहा है, या ये अलग ही पढ़ रहा है। फिर बाहर जाके डिस्कस भी कर रहा है, कि स्मिथ भाई से डिस्कस कर रहा है कि हम्म। ये चीज यहाँ थी, फिर स्मिथ भाई को भी याद आ गया कि हाँ ये चीज यहाँ थी। और भाई मैं थोड़ा और चला गया, मैं कहा भाई मैं गलत ही आया आज तो। सेम चीज सुबाली के लिए। सर अगर किसी को खड़ा करेंगे, तो सबसे पहले सुबाली को खड़ा करेंगे। सुबाली और से आंसर आए। यस। सब कुछ पूछेंगे, और सुबाली सब कुछ बताएगी सर को। कोई बिल्कुल। मतलब ही नहीं है, कोई किसी और को खड़ा कर लेंगे ना, वो ऐसा कुछ बोल के चुप हो जाएगा। उसको पता नहीं आगे क्या आंसर दूं। वो जो विपिन का इंटरव्यू लिया था ना, वो भी बोल रहा है यार सर पूछ लेते थे, अब मुझे पता ही नहीं, एकदम से भूल जाता, मैं याद ही नहीं रहता, क्वेश्चन करवा लो पर ऐसे मैं भूल जाता था। पर ये लड़की बिल्कुल। नहीं भूलती, ये सटासट 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 आंसर पेलती जाएगी सर के पास। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, तुम दोनों इतने समझदार थे, एग्जाम में ऐसी क्या गलतियां हुई जिसकी वजह से तुम्हारा जो एक्सपेक्टेड स्कोर था वो नहीं आया? क्योंकि दोनों तुम 200 प्लस ला सकते थे बड़े आराम से। दैट आई एग्री। पर हैशटैग इनवैलिड क्वेश्चन पता है क्यों है? हम किसी की भी नॉलेज से किसी को जज नहीं कर सकते। हम्म। पहली बात तो ये कि जरूरी नहीं है कि जितनी नॉलेज तुम्हें हो वो हम अप्लाई कर पाए क्वेश्चंस में। ये भी था मेरे साथ, तो ये था कि मुझे तो शायद ऐसा लगा कि मैं स्ट्रेस में एक तो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाई, तो हो सकता है मेरे तुक्के ना उस टाइम चले गए हों गलत। पहली बात तो ये। और फर्स्ट पेपर के बाद मैं थोड़ी ऐसे हो गई थी अनस्टेबल, कि यार पता नहीं फर्स्ट पेपर कैसे ही आ गया। तो सेकंड पेपर में मैं थोड़ी ऐसी थी कि चलो ठीक है,
जो पढ़ा है वही आया है, लेकिन फर्स्ट पेपर में मैं बहुत ज्यादा होप खो चुकी थी अपना, तो कि हो गया बस अब मेरा तो। तो ऐसा कुछ नहीं है, टाइम पे भी डिपेंड करता है, किस्मत पे भी डिपेंड करता है, ऐसा ही है। मेरे साथ तो ये था कि एक्चुअली जो 11 तारीख थी ना, थोड़ा मेरा गेम उसने खराब कर दिया, लेकिन 200 नहीं तो हाँ एटलीस्ट 170 175 में आराम से स्कोर कर सकता था। उस दिन क्या था कि मैं रात के समय ना अकेला पड़ गया था, और मेरे को एग्जाम से इतना ज्यादा एंजाइटी होने लगी थी कि मैं लाइब्रेरी जाना छोड़ ही दिया था, मैं क्लास में ही पढ़ता था। एंड के समय पे शिवाली ने भी नोटिस किया होगा, मैं पूरा टाइम क्लास में रहता था। मैं सिर्फ रूम पर जाता था अपना 3 4 घंटे सोने के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम सुबह के 3 बजे हो या 4 बजे हो या शाम के 4 बजे हो, मैं हमेशा क्लास में ही मिलता था किसी को भी। वो जो रात थी ना, उस रात क्या है, थोड़ा सा माइंड इतना ज्यादा डिस्टर्ब हो गया कि मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे कुछ याद ही नहीं है, मैंने कुछ करा ही नहीं है। और लोगों को तो मुझसे इतना ज्यादा आता है, मेरे को तो कुछ भी नहीं आता। मैं कोई चीज रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रही है वो। एक्चुअल में मैं ये समझ नहीं पा रहा था कि मैं टाइम गलत चूज कर रहा हूँ रिकॉल करने का। तो वो चीज थोड़ा सा एग्जाम में मेरे को अफेक्ट कर गई। और एग्जाम में जो सिंपल क्वेश्चन था उसको मैं दो दो बार पढ़ रहा था, कहीं इसमें कुछ अलग तो नहीं पूछा, कहीं मैं बहुत ज्यादा ओवर थिंक करके सरल क्वेश्चन गलत ना कर दूं। मैं दोबारा पीछे जा करके देख रहा था क्वेश्चन, कहीं मैंने ये आ रहा था मुझे क्वेश्चन गलत मार्क तो नहीं कर दिया। तो ये मुझे लगता है ये चीजें मेरे साथ थोड़ी सी गलत हुई, जिस वजह से मेरे मार्क्स थोड़े कम रह गए। एनी एडवाइस कि बच्चों के साथ ये चीज ना हो? एडवाइस तो ये है कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट 99% स्टूडेंट, आई थिंक 99 या 98% स्टूडेंट ये करते हैं कि सिर्फ वीडियो ग्रीन होने तक का इंतजार करते हैं कि बस मेरी वीडियो ग्रीन हो गई, मेरा प्रेप कंप्लीट हो गया, मेरा मैरो कंप्लीट हो गया। बट अगर उनसे क्वेश्चन क्रॉस क्वेश्चन करो, आता नहीं है। हर सब्जेक्ट में से दो चार टॉपिक आते हैं, उनको लगता है कि हाँ सब्जेक्ट क्लियर है। वो एक सबसे बड़ा फोमो है। दूसरा, शॉर्ट सब्जेक्ट्स को कोई वैल्यू नहीं देता, जबकि शॉर्ट सब्जेक्ट ही तुमको पास कराएंगे और शॉर्ट सब्जेक्ट ही वैल्यूएबल है। तीसरा, तुम वहां पर मेन वीडियो से नोट्स बनाते हो जो कि कभी काम नहीं आने वाली, है ना। और पीवाईक्यू के बारे में किसी को कॉलेज में नॉलेज होती ही नहीं है। सबको लगता है कि पीवाईक्यू बस देखने हैं, कोई नॉलेजेबल चीज नहीं है। जबकि उसी से अंदाजा लगेगा कि आने वाले पेपर में क्या पूछा जाएगा, और उन्हीं से टॉपिक्स पता लगते हैं। तो वो थोड़ी चीजें हैं जिसको अपने को ध्यान में देना है। अगर कोई भी जिस तक मेरी बात पहुंचेगी तो वो सुनेगा, अगर अंडरस्टैंडेबल बंदा होगा तो वो इन चीजों को अप्लाई करेगा तो उसको रिजल्ट भी देखने को उसी हिसाब से देखने को मिलेगा कि जब तुम दिल्ली लौटोगे तो तुम कई लोगों से बहुत आगे होगे, अगर तुम पीवाईटी टॉपिक्स करके आ रहे हो वहां से। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि यार, पहले तो जो हम लोग वहाँ पढ़ते हैं कॉलेज में, उसका कोई भी रिलेशन यहाँ नहीं है। जो हम 6 महीने पढ़ते हैं, हम 6 महीने पढ़ते हैं बिल्कुल। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो हमें पता ही होना चाहिए, वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में भी हमें काम आएंगे, वो टॉपिक्स हम लोग पढ़ते हैं। और क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड आते हैं कि तुम्हें आगे जाके वो चीजें काम आएंगी। और जो हम कॉलेज में पढ़ते हैं वो सारी ही चीजें पढ़ते हैं कि अच्छा इस सब्जेक्ट में ये चीज होती है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें अपना सिर घुसाना चाहिए कि यार ये भी रटना है, ये भी पढ़ना है, ये याद नहीं हो रहा, ये कैसे होगा। हमें हाँ नॉलेज होनी चाहिए कि इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, लेकिन इतना नहीं हमें टेंशन लेनी चाहिए कि यार ये आएगा, ये भी आएगा, ये भी आ सकता है। तो और हमें क्वेश्चन हम लोग वहाँ करते नहीं है, तो मैं तो ये एडवाइस करूंगी कि जो हम जितना 6 महीने में पढ़ रहे हैं, उतना ही उसको अच्छे से पढ़ें, उसमें क्वेश्चंस करें, और वो हमें आगे जाके काम आएगा। और ये गलती कभी मत करना कि एग्जाम में जाके बहुत स्ट्रेस ले रहे हो, एंजाइटी हो रही है, फिर वहां जाके एंजाइटी बता देगी भाई कितने कैसा आ रहा है, तुम्हें कितना याद है। ऐसी कोई सी 3 मिस्टेक जो अभी 6 महीने में जो बच्चे आ जाते हैं उन्हें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए प्रिपरेशन के टाइम पे? 3 मिस्टेक्स है। पहली तो सबसे बड़ी है कि स्ट्रेस और एंजाइटी। पहली मिस्टेक तो ये है कि नहीं लेंगे बिल्कुल भी, और अगर होती भी है तो प्रॉपर नॉलेज लेके जाओ एग्जाम में बैठो। पहली मिस्टेक तो ये है। सेकंड मिस्टेक ये है कि अपने टीचर की ना सुनना, और अगर सुन के भी तो मन से ना कर रहे हो तो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। और थर्ड है सेल्फ स्टडी ना करना, कि जो क्लास में पढ़ लिया बस पढ़ लिया और क्वेश्चंस कर लिए हो गया। नहीं, सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। आई गेस ये 3 चीजें तो मेन हमें अपनी माइंड में रखनी ही चाहिए कि इससे अगर हमने ये नहीं ये कर दी तो तुम्हारा डब्बा गोल है, और अगर हम लोग इसको क्लियर कर गए तो हम पास। मेरी जो 3 मिस्टेक्स थी, वो सबसे बड़ी थी कि एक प्रॉपर नींद ना लेना। प्रॉपर नींद लेनी है। तुम प्रॉपर नींद नहीं लोगे तो क्लास में माइंड डिस्ट्रैक्ट होगा। सो जाओगे तो चीजें रिकॉल करने में और याद करने में ज्यादा टाइम लेगा। पहली मिस्टेक। दूसरी मिस्टेक ये होती है कि हम जीटी तो दे देते बट उनको रिकॉल नहीं करते। ये एक मेरा ड्रॉबैक था कि जीटी दे दिया, रिकॉल कर देंगे, फिर वो एक बैकलॉग इकट्ठा हो जाता था। दूसरा तीसरा ये कि जब हम क्लास में चीज, जैसे मैं बहुत स्लो रीडर हूँ,
हमको रिवीजन का मीनिंग रिवीजन करना आता ही नहीं, लिटरली नहीं आता। जैसे कि अगर हम रिवीजन करने बैठ रहे हैं तो शुरू के पेज तो बहुत जल्दी दो पढ़ लेंगे, लेकिन उसके बाद में जो फर्स्ट रीडिंग जैसे हम याद कर करके लगा रहे थे, फिर दोबारा से उसको वैसे ही याद करने लग जाते हैं। और जबकि बाद में ध्यान आता है, अरे हम तो रिवीजन कर रहे थे, 3 घंटे मैंने इसी में निकाल दिए। तो एक सबसे बड़ा मिस्टेक वाला पॉइंट होता है कि जिसको हमें सुधारने की जरूरत है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यही प्रॉब्लम होती है। कोई बच्चा अगर अपने कॉलेज में है, फोर्थ ईयर में है, तो उसको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सिर्फ कॉलेज टाइम पे, है ना। यहाँ के 6 महीने कैसे क्या करनी है वो बता दिया हमने। कॉलेज में वो क्या चीजें कर सकता है हम्म। तो उसकी प्रिपरेशन बहुत ही आसान हो जाए, ज्यादा स्ट्रेस भी ना पड़े और तैयारी भी हो जाए। देखो, कॉलेज में अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो तुम कंसिस्टेंट होना सीखो, रेदर देन ज्यादा पढ़ने से अच्छा है। अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे, रोज अगर 3 घंटा या 4 घंटे भी निकाल रहे हो, मैं तो कह रहा हूँ 3 घंटे भी पढ़ो, जिसमें 2 घंटे तुम वीडियो देखो और 1 घंटे जो वीडियो में पढ़ा है 1 घंटे उसको पढ़ो। लाइक 3 घंटे को तुम 2 घंटे सुबह और 1 घंटे शाम के ऐसे 2 स्लॉट्स में बांट सकते हो। और चीजें तभी आगे बढ़ो जब चीजें तुमको आ रही हैं और याद हो रही है, रेदर देन एक अपना बहुत अच्छा खासा लोगों को बताने के लिए ये मत बनाओ टाइम टेबल कि भाई मैंने 15 सब्जेक्ट कर ली, 10 सब्जेक्ट कर ली, क्योंकि करे मैंने भी थे, पता सबको है कि आता कितना था, नहीं आता वो चीजें। मैं तो कह रहा हूँ अगर तुम 5 सब्जेक्ट या 8 सब्जेक्ट भी करके आ रहे हो तो तुम्हारे पास बर्डन कम ही होगा, बढ़ेगा नहीं, है ना। अगर तुम 8 सब्जेक्ट भी वहां से बहुत अच्छी तरीके से करके आ रहे हो, कि अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग में तुम आंसर दे पा रहे हो, तो वेल एंड गुड, क्योंकि तुमने मेहनत की है उस चीज में। अब तुम सिर्फ इसी चीज में लगे हो कि भाई मेरी वीडियोस कंप्लीट होनी चाहिए और मेरे पास नोट्स प्रिपेयर होनी चाहिए, तो सिर्फ तुमने वीडियो कंप्लीट करी और नोट्स प्रिपेयर करे, तुमने दिमाग में कुछ तैयार नहीं करा। तो ये चीज के लिए एक परफेक्ट टाइम टेबल बना करके खुद को एक मेंटली प्रिपेयर करके मुझे चीजें आनी चाहिए, रेदर देन कि वहां पर ग्रुप्स होते हैं हमारे छोटे छोटे 10-15 बच्चों के, उसमें डिस्कशन करते हैं कि तूने कितना कर लिया, तूने कितना, रेदर देन उस डिस्कशन पर मोटिव ना बना करके खुद को प्रेशराइज करना, उस चीज में ज्यादा ध्यान दो कि मुझे चीजें आनी चाहिए। भले ठीक है सामने वाले के 19 हो गए, बट ये चीज ध्यान रखना उसको 19 में से आते सिर्फ 3 सब्जेक्ट ही होंगे। फोर्थ ईयर वालों को तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि सबसे पहले ऐप खरीदो जिससे तुम्हें पढ़ना है और पढ़ना शुरू करो। क्योंकि काफी बच्चे बहुत लाइटली इस चीज को लेते हैं कि यार अभी तो बहुत टाइम है, बहुत टाइम है, वहां जाके पढ़ लेंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, किसी किसी की मतलब आई एग्री कि जिसकी बहुत ज्यादा ऐसा होता है ना कि लोग बहुत ज्यादा शार्प ब्रेन होते हैं जिसका, तो वो पढ़ सकता है, हम उसको जज नहीं कर सकते। लेकिन जिसको ऐसा लगता है कि यार मुझसे वहां इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, मैं ग्रास्प नहीं कर पाऊंगा चीजें, तो फोर्थ ईयर से शुरू करो। जो सब्जेक्ट तुम्हें ऐसा लगता है कि जो जिसको स्पीड बनानी होती है सब्जेक्ट के लिए कि यार मैं शुरू किससे करूँ, तो तुम मे बी शॉर्ट सब्जेक्ट से शुरू करो और कंसिस्टेंसी बनाओ, ताकि तुम्हें लगे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीजें याद करनी है, पता होनी चाहिए। तो उससे शुरू करो, शॉर्ट शॉर्ट सब्जेक्ट से। फिर धीरे धीरे कंप्लीट करो वीडियोस, समझो वीडियोस को, फिर ही आगे बढ़ो। और ऐसे ही कंसिस्टेंसी बनानी है। 50 अगर जितना हो पा रहा है, ज्यादा स्ट्रेस भी नहीं लेना, क्योंकि आई एग्री कि अब्रॉड में बहुत चीजें होती है करने के लिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं होती, द ट्रैवल भी बहुत ज्यादा होता है। और जो तो सरोजनी जाती थी वो कौन बताएगा। प्रतीक तू दे दे आंसर, पार्टनर का कितना योगदान होता है। पार्टनर का बहुत योगदान होता है अगर पार्टनर है तो। प्रतीक भैया चले गए हैं। पर सुबाली, सबसे ज्यादा सपोर्ट किसने किया तेरे को। सबसे ज्यादा सपोर्ट एक इंसान ने किया है, और वो एक इंसान अभी नहीं है। छोड़, मैं कुछ बोलूंगा फिर अब तू बोलेगी कट कर दे। विवाद हो जाएगा। नाम भूल गया अरे मैं। काट देना, बवाल हो जाएंगे।